गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। जैसा कि आप सभी को पता है, जो पिछले क्लास में हम लोग क्या पढ़े थे, पिछले क्लास में गुप्त वंश के बारे में डिटेल से समझ लिए ठीक है। जहां भी आपको किसी भी तरह का अगर दिक्कत लग रहा होगा पिछले क्लास में, कमेंट करके जरूर पूछ सकते हैं और मैं उसको क्या करूंगा, अगले क्लास में उसको समझाने की कोशिश करूंगा। आज हम लोग क्या देखना है, देखो गुप्त वंश के बारे में थोड़ा सा बच गया है, उसको देख लेंगे, जो एग्जाम के दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, यहाँ पर लिखे हुए हैं गुप्त प्रशासनिक व्यवस्था। इसमें ऐसे ऐसे चीजें मिलेंगे जो डायरेक्ट एग्जाम में पूछ देते हैं, ऐसे क्वेश्चन डायरेक्ट आ जाता है। ठीक है, तो उसको देख लेंगे। उसके बाद में पिछले क्लास में क्या बताया था कि हुंडों का आक्रमण हुआ था। क्या हुआ था? हुंडों का आक्रमण हुआ था। जो हुंड के बारे में थोड़ा सा चर्चा किए हुए थे, तो आज जान लेंगे कि हुंड एक्चुअली में थे कौन, कहां से आए थे, और उनके बारे में थोड़ा सा डिटेल में समझ लेंगे। उसके बाद गुप्त वंशों के बाद कौन सा नया वंश आया भारत में, कौन सा नए वंश का उदय हुआ, जो बड़ा बड़ा वंश था उत्तर भारत में। ठीक है, तो पुष्पवृत्ति वंश या वर्धन वंश पिछले क्लास में भी बता चुका हूं। देखो यहाँ जो भी चीजें लिखी हुई है, इसमें से 70 से 80% चीजें जो है पिछले क्लास में ऑलरेडी बता चुका हूं। जो बच्चे अगर पिछला क्लास मेरा देखा होगा, उसको यहाँ पर बहुत सारी चीजें रिकॉल कर पा रहा होगा। ठीक है, तो इसीलिए मैं बोलता हूं कि बार बार बोलता हूं कि पिछले क्लास यानी प्रीवियस क्लास से देखते आइए, क्योंकि इतिहास क्या है, इतिहास एक कहानी की तरह, अगर आप कहानी की तरह समझते आ रहे हैं तब जाकर बेहतर तरीका से इतिहास समझ आएगा। देखो एक्चुअली में इतिहास याद करने का बेस्ट तरीका क्या है, अगर जब तक अगर दिमाग में लोड नहीं करोगे कि ये कहानी है, तब तक याद नहीं होगा। कैसे? जैसे कॉमिक्स वगैरह पढ़ते हो, कहानी की किताबों वगैरह पढ़ते हो, फिल्में देखते हो, बहुत सारी चीजें दादा दादी वगैरह से कहानियां सुनते हो, तो कैसे याद रह जाता है? क्योंकि वो मेंटली हम लोग का दिमाग जो बोलता है ना कि ये कहानी है, इसीलिए कहानी हो जाता है। और इतिहास को समझते हो कि इतिहास है ये, मतलब कि क्या, इतिहास को जब तक आप एक सब्जेक्ट की तरह समझिएगा तब तक आपसे याद नहीं होगा। ये मेरी गारंटी, मैं बोल रहा हूँ, कोशिश करके देख लीजिए। क्योंकि बहुत सारे बच्चे लूसेंट की बुक पढ़ते हैं, बहुत सारे प्रकाशक का, महेश कुमार बंडवाल का बुक है, खान सर का बुक है, बहुत सारे बुक है इतिहास वगैरह का, पढ़ते रहते हैं बच्चे, आगे पढ़ते जाते हैं, पीछे से भूलते जाते हैं। क्यों भूलते जाते हैं? क्योंकि ये दिमाग जो है, आदमी दिमाग में लोड करके रखा हुआ है कि हम लोग हिस्ट्री पढ़ रहे हैं, और एक हर लड़के का एक थॉट बन गया है, उसे विचार बन गया है कि इतिहास याद होता ही नहीं है। क्यों नहीं याद होता है? तो अगर आप जो सोच के चल रहे हैं कि हम हिस्ट्री सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, तो कभी नहीं याद होगा। ये सोच के चलो कि कहानी सुन रहे हैं, कहानी को समझ रहे हैं। जैसे कैसे आदमी फिल्म वगैरह देखता है या कहानियां पढ़ता है, तो इच्छा जगती है कि आगे क्या होगा उसके बारे में जाने, आगे क्या होगा उसके बारे में जाने। जब तक ये अगर मेंटली आप उस तरह का नहीं सोचेंगे, कहानी को रिलेट नहीं कर पाएंगे, तब तक इतिहास याद नहीं होगा। इसलिए मैं बार बार बोलता हूँ, इतिहास एक कहानी है। क्यों बोलता हूँ? क्योंकि दिमाग में सेट हो जाए ये बात कि इतिहास एक्चुअली में ही कहानी है, तब जाके आप हर एक चीज आसानी से याद कर पाओगे। ठीक है, तो आज की वीडियो में लोग क्या पढ़ेंगे? लोग आज की वीडियो में जो यहाँ बोर्ड पे लिखा हुआ है उसको समझ लेंगे लोग, और समय बचेगा तो फिर कुछ और आगे इसके बारे में देखेंगे। ठीक है, देखो मैं बार बार इस चीज़ों को यहाँ पे लिख देता हूँ इसलिए क्योंकि समय ज़्यादा लगता है लिखने में। अगर चाहूँ बताने के लिए तो ऐसे भी बताया जा सकता है, लेकिन बताते वक्त क्या होता है कि बहुत सारी चीज़ें होती है जो छूट जाती है, जो कल के नेक्स्ट टाइम में जब देखा जाता है तब याद आता है कि थोड़ी कुछ कुछ पॉइंट छूट गई है। ठीक है, याद एक्चुअली में ये एट ए टाइम आदमी को बहुत सारी चीज़ें याद नहीं हो पाती, इसीलिए यहाँ पे मेन पॉइंटों को लिख देता हूँ ताकि मैं इसको ध्यान से, कुछ पॉइंट भी आपके लिए नहीं छूटे, सब कुछ को आसानी से आपको बताया जा सके। ठीक है, तो आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो मैं हूं आलमगीर आलम और आप देख रहे हैं क्या, अपना ही चैनल आलम स्टडी सेंटर 08। देखो वीडियो शुरू करने से पहले सबसे मैं बोलूंगा कि जितने बच्चों को अगर समझ आ रहा है तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और अगर नहीं समझ आ रहा है तो जरूर कमेंट करके बताइए कि इस तरह का पढ़ाइए या इसमें क्या कमी रह गई है, जरूर आप कमेंट करके बता सकते हैं। और मेरे जितने भी पुराने बच्चे या जितने बच्चे सब्सक्राइब कर चुके हैं, वो ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों के पास शेयर कीजिए ताकि और सारे बच्चे हमसे जुड़ सके और हम लोग एक अच्छे बेहतर क्लासरूम को बनाया जा सके, तहाँ जहाँ पे ये बेहतर तरीका से पढ़ाया जा सके। ठीक है, तो शुरू करते हैं आज के वीडियो को। देखेंगे सबसे पहले गुप्त के प्रशासनिक व्यवस्था में सबसे पहले लिखा हुआ भाषा। देखो भाषा जो है, भाषा कौन सी भाषा होगी? तो संस्कृत भाषा होगी। क्यों संस्कृत भाषा होगी? देखो पिछले क्लास में बता चुका हूँ कि गुप्त जो थे, एक्चुअली में गुप्त जो वंश जो है, गुप्त जो साम्राज्य के बारे में जो पढ़ रहे थे लोग, एक्चुअली जो वर्तमान का जो हिंदू धर्म है ना, इन्हीं का देन है। यानी कि देखो गुप्तों से पहले भी हिंदू धर्म था, लेकिन गुप्त से पहले जितने भी साम्राज्य थे वो अलग अलग धर्मों को मानते थे, जैसे कि जैन धर्म को, बौद्ध धर्म को, यानी कि अलग अलग धर्मों का वर्चस्व ज्यादा था। हिंदू धर्म का वर्चस्व थोड़ा सा कम हो गया था, लेकिन जब गुप्त आए तो फिर से क्या हुआ, हिंदू धर्म का वर्चस्व ज्यादा बढ़ गया। यानी कि वर्तमान के जो हिंदू धर्म है उसका स्वरूप यानी कि पूरा रूप तैयार करने के किसका हाथ है सबसे बड़ा, किसका योगदान है, यानी किसका देन है? तो गुप्तों का ही देन है जो वर्तमान में जो हिंदू धर्म है। ठीक है, और धर्म कौन है अभी बता रहे हैं? हिंदू। ठीक है, हिंदू धर्म एक्चुअली में हिंदू धर्म नहीं, ये क्या है? सनातन धर्म है। ठीक है, अर्थव्यवस्था एक्चुअली में होगा क्या? किसी भी राजवंश का जो प्राचीन राजवंश है उसका अर्थव्यवस्था या तो व्यवसाय हो सकता है या तो कृषि हो सकती है, दूसरा कुछ होगा नहीं। क्या होगा? फैक्ट्री वगैरह थोड़ी थी उस समय प्राचीन व्यवस्था में, कहाँ से फैक्ट्री होगी? नहीं ना होगी। आधुनिक भारत में आएंगे तब ना फैक्ट्री मिलेगा। तो क्या थी? कृषि थी।
अब जो कृषि था तो टैक्स कैसे लेता था लोग, 1/4 या 1/6 लिया जाता था। देखो ये टैक्स वगैरह से क्वेश्चन सीधे एग्जाम उठा के पूछ देता है कि गुप्त शासन काल में जो करों का यानी भूमि का जो कर था यानी भूमि का जो टैक्स था कितना लिया जाता था, उपज का कितना लिया जाता था, उपज का 1/4 या उपज का 1/6 को लिया जाता था क्या चीज में, टैक्स के रूप में। ठीक है, अब आमत्य यहाँ देखेंगे तो आमत्य मतलब होता है डीएम। क्या होता है डीएम, डीएम मतलब क्या, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, वही हुआ डीएम जो हमारे जिला अधिकारी होता है उसी को बोलते हैं डीएम। तो यहाँ डीएम आमत्य को डीएम क्यों लिखे, देखो क्वेश्चन सीधे सीधा पूछेगा कि जो वर्तमान के जो डीएम है, वर्तमान के जो डीएम के जो कार्य है, जिला मतलब जिला अधिकारी जो हैं, जिनके कंट्रोल में जिला पूरा जिला रहता है, तो वर्तमान के जो जिला अधिकारी है उन्हें गुप्त के शासन काल में क्या कहा जाता था, तो उनको गुप्त के शासन काल में आमत्य कहा जाता था। क्या कहा जाता था, आमत्य, यानी कि डीएम जो वर्तमान जो है उसको गुप्तों में क्या उनका नाम था, आमत्य नाम था। ठीक है, यानी सेम ही काम था, उनका भी जिला अधिकारी मतलब पूरे जिला को कंट्रोल करना था और वर्तमान में जो डीएम है वही काम करते हैं, इसीलिए उनको उसको आमत्य को डीएम से नोट किया गया कि डीएम से रिलेट किया गया है। अब निम्न जाति को गुप्त क्या कहते थे, निम्न जाति को गुप्त कहते थे चंडाल। क्या कहते थे, चंडाल कहते थे। देखो गुप्त के बारे में बहुत सारी चीजें हम लोग पढ़ेंगे, लो ना लास्ट में बताऊंगा, अभी तो रहने दो, बहुत सारी चीजें अभी बोलूंगा तो समझ नहीं आएगा। चलो, तो निम्न जाति को क्या बोलते थे, चंडाल, बस इतना समझो, चंडाल। क्या बोलते थे, निम्न जातियों को चंडाल बोलते थे। ये निम्न जाति क्या बोलते थे, यानी गुप्त जो है वो निम्न जातियों के लिए कौन सा शब्द यूज किए हैं, चंडाल शब्द का इस्तेमाल किए हुए। ठीक है, प्रथा प्रचलन ज्योतिष विज्ञान ये सब चीजें क्या लिखा हूं, यानी कि प्रथा प्रचलन का मतलब क्या हो गया कि बाल विवाह, बंधुआ मजदूरी, सती प्रथा, जितने भी तरह की हिंदू धर्म में प्रथाएं हैं जो कुप्रथाएं हैं, एक्चुअली में प्रथाएं नहीं कुप्रथाएं मतलब बेकार प्रथाएं हैं, मतलब बाल विवाह बचपन में शादी कर दीजिए, बंधुआ मजदूरी यानी मजदूरी वगैरह कराइए, उसको सती प्रथा वो हो गया, उसके बाद से वैश्यावृत्ति हो गया। वैश्यावृत्ति मतलब क्या, अभी के समय में बहुत सारे बच्चे जानते होंगे वैश्यावृत्ति, जो नहीं जानते उसको जानने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो वैश्यावृत्ति ये सारी चीजें गुप्त वंशों में बहुत ज्यादा चलती थी, बहुत ज्यादा। छुआछूत भी था, समझ रहे हो, छुआछूत मतलब जितनी भी तरह की कुप्रथाएं थी गुप्त वंशों में चलती थी। ठीक है, वही चीज मैं बताना चाह रहा था कि निम्न जातियों को चंडाल कह रहे हैं, यानी कि उन लोगों के लिए भी नाम अजीब तरह का यूज कर रहे हैं, कौन, गुप्त वंश, और सारी तरह की कुप्रथा इसी में यूज हो रही है। यानी कि इस धर्म मतलब इस वंश को देखने के बाद हमें क्या लगता है कि जो गुप्त वंश जो है ना, एक्चुअली में बड़ी जातों को, बड़े धर्मों को का वर्चस्व ज्यादा था। मेरे हिसाब से, मानिए तो बुक में दिया और नहीं हो उससे कोई मतलब नहीं है, मेरे हिसाब से। और खुद आप देख सकते हैं यहाँ पे बड़े जातों का क्या हो रहा है, वर्चस्व ज्यादा है। निम्न जातियों को यानी छोटे जातियों को हीन की भावना से देखा जाता है, क्योंकि छुआछूत देखिए, बाल विवाह देखिए, सती प्रथा देखिए। सती प्रथा के बारे में बता चुके हैं पिछली वीडियो में कि सती प्रथा एक्चुअली में क्या था, सबसे बड़ी कुप्रथा थी, बहुत ही बेकार था। ठीक है, तो ये सारी चीजें उस समय चल रही थी, यानी कि गुप्त वंश देखेंगे तो एक्चुअली में क्या था, बड़ी जातियों को, बड़े लोगों का, बड़े जात उसमें गुप्त वंश में जो बड़े जात के थे उनका वर्चस्व ज्यादा था, निम्न जातों की स्थिति जो थी दयनीय थे। ठीक है, समझ आए कि नहीं समझ आए। वैश्यावृत्ति को, अब वैश्यावृत्ति जो महिलाएं थी उनको क्या कहते थे गुप्त लोग, गुप्त कहते थे कुटिनी या गणिका, कुटिनी या गणिका कहते थे। यानी कि कुटिनी या गणिका किसे कहा जाता था, क्वेश्चन पूछ सकता है कि गुप्त वंशों में जो वैश्यावृत्ति वाली महिलाएं थी उनका नाम क्या था, उनको क्या कहा जाता था, उन्हें कुटिनी या गणिका कहा जाता था। क्या कहा जाता था, कुटिनी या गणिका। ठीक है, उसके बाद देखेंगे अजंता की गुफाओं को इन्होंने बनाया था। अजंता की जो गुफाएं हैं उसमें देखेंगे 16, 17 नंबर और 19 नंबर गुफाएं जो हैं इन्हें ही बताएं। देखो अजंता की गुफाएं आपको मिल जाएगा मध्य प्रदेश में, वहाँ पे अलग अलग नंबर दिया होगा, ये गुफा ये बनवाए, ये गुफा ये बनवाए। तो 16, 17 आई थिंक 19 नंबर ये तीनों जो गुफाएं हैं ये किसने बनवाए, गुप्त वंशों ने बनवाए। बामियान लिखे हैं, तो बामियान जो है ना, बामियान जो क्षेत्र है इसके बारे में मैं पहले भी चर्चा कर चुका हूँ। बौद्ध धर्म के बारे में जब पढ़ा रहा था उसमें बताया था कि बौद्ध धर्म की एक बौद्ध भगवान बुद्ध की बहुत बड़ी मूर्ति थी। कहाँ थी, बामियान में। बामियान कहाँ है, तो अफगानिस्तान का क्षेत्र है बामियान, जो अभी वर्तमान में तालिबान वाले उस पर शासन कर रहे हैं। तो वो बामियान की जो बौद्ध मूर्ति जो बता रहे हैं, बहुत बड़ी बौद्ध मूर्ति थी, वो किसने बनवाया था, गुप्त वंशों के ही शासनकाल में बना हुआ था। किसके शासनकाल में बना था, तो गुप्त वंशों के शासनकाल में ही अफगानिस्तान के बामियान क्षेत्र में बहुत बड़ी मूर्ति बनी हुई थी। किसकी, बौद्ध गौतम बुद्ध की मूर्ति बनी हुई थी। ठीक है, उसके बाद देखेंगे तो अब ये समझ के अब आगे बताएंगे कि उसको क्या किया लो, कैसे तोड़ दिया लो, उसके बारे में फिर एक बार और चर्चा आएगा, उसको भी फिर समझा देंगे। अब देखो क्या, हुंडों के आक्रमण,
ये हम लोग गुप्त वगैरह पूरा तरह से निपट गया। गुप्त में कहीं भी आपको दिक्कत लग रहा है तो जरूर पूछना है, क्योंकि आपको भी पता है बीपीएससी एग्जाम में जिसको नहीं पता, मैं एक दिन उसको डिटेल से समझा दूंगा कि इतिहास से कौन कौन सा चैप्टर जो है पढ़ना जरूरी है। उसमें मौर्य हो गया, देखो बौद्ध, जैन, मौर्य, सिंधु घाटी सभ्यता, इन सब चीज़ें से क्वेश्चन हमेशा आती है। और कौन कौन सा क्वेश्चन आता है ये भी मैं बता दूंगा। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हो गया, प्रीवियस ईयर टॉपिक वगैरह हो गया, किस टॉपिक से कितना क्वेश्चन आता है, बीपीएससी हो गया, यूपीएससी एग्जाम हो गया, या किसी भी तरह का पीसीएस एग्जाम हो गया, मैं उस सबको एक बार किसी दिन उसको समझा दिया जाएगा। ठीक है, अभी जो है उसको देखो, गुप्त और मौर्य को, सिंधु को, बौद्ध धर्म, बौद्ध और जैन धर्म को, इसको ज्यादा जानना या उसको ज्यादा अच्छे से समझना बहुत जरूरी है। ठीक है, इसीलिए मैं बोल रहा हूं कि गुप्त में कहीं भी आपको दिक्कत होगा तो कमेंट कर जरूर बताइएगा। ठीक है, अब देखेंगे क्या हुंडों का आक्रमण देखेंगे, जो हुंड थे उनके बारे में समझ लेंगे। हुंड आक्रमण किए हुए थे जिसका जूनागढ़ अभिलेख में इसकी चर्चा भी मिलती है। ठीक है, तो हुंड जो थे फारस यानी ईरान के, कहाँ के थे, ईरान के थे। ईरान से और अफगानिस्तान तक इनका क्षेत्र था, इनका कब्जा था। अफगानिस्तान में इनका इनकी राजधानी थी, क्या थी, बमियान, वही बमियान जो अभी बता रहे हैं, बमियान में इनकी राजधानी थी। और यही जो थे क्या थे, हुंड जो थे, क्या कहाँ से कहाँ तक रह रहे, ईरान से लेकर अफगानिस्तान तक के क्षेत्र को कब्जा करके रखे हुए थे। और इनकी राजधानी थी बमियान में। इसमें दो शासक थे, एक का नाम था तारामल, एक का नाम था मिहिरकुल। देखो, तारामल और मिहिरकुल, ये दोनों ससुरा मूर्ति भंजक बौद्ध विरोधी थे। बौद्ध विरोधी और मूर्ति भंजक, बौद्ध विरोधी और मूर्ति भंजक मतलब क्या है, मूर्तियों को तोड़ने वाले और बौद्ध धर्म के बहुत ज्यादा कट्टर दुश्मन मान के चलो। तो ये मिहिरकुल और तारामन जो थे, मिहिरकुल और तारामन बहुत ही ज्यादा बौद्ध धर्म से नफरत करते थे। इसीलिए मैं बोला ना कि बमियान में जो बौद्ध मूर्ति थी, बहुत बड़ी बौद्ध मूर्ति थी, उसको क्या किया सब ससुरा, क्या किया सब, बाद में तालिबान वाले शासन, यही जो हुंड जो है ना, हुंड जो है, इसी का जो नया रूप आया वो तालिबानों का शासन आया। वो तालिबान वाले भी इन्हीं के, मतलब इन्हीं के विचारों से प्रेरित है। यानी कि मिहिरकुल और तारामण जो है, इनके ही विचारों से वो भी प्रेरित है। वो भी क्या है, बौद्ध विरोधी है और मूर्ति भंजक है। जो 20 साल पहले जो तालिबान आया था अफगानिस्तान में, मतलब उसका कब्जा हुआ था, बीच में 20 सालों तक अमेरिका वगैरह का शासन आ गया। ये करंट अफेयर की चर्चा है, बहुत सारे बच्चे इसके बारे में जानते होंगे। ठीक हो, तो नहीं जानते तो कोई बात नहीं है, उसको जानने की जरूरत नहीं है। तो क्या किया लो, बस इतना समझो कि तालिबानों वालों ने क्या किया, बमियान में जो मूर्ति थी बौद्ध धर्म की, उसको तोड़ के खत्म कर दिया लो, बम लगा के उड़ा दिया लो, बम लगा दिया, जहाँ तहाँ बम लगा दिया लो, उड़ गया। और बहुत बड़ा मूर्ति तो पहाड़ के काट के बनाया था, बहुत खूबसूरत था। ठीक है, बहुत ही बेवकूफ था लोग, क्योंकि इनके पूर्वज जो थे कौन थे, तारामन और मिहिरकुल, वो भी क्या करते थे, मूर्ति तोड़ते थे। ठीक है, समझे कि नहीं समझे, तो बौद्ध विरोधी थे। ये कौन थे, हुंड वाले। ठीक है, वो वही हुंड वाले क्या हुए थे, इंडिया में भी आए हुए थे गुप्त वंशों से लड़ने के लिए, और पिटा उठा के चल गया। ठीक है, इसकी चर्चा कहाँ है, जूनागढ़ अभिलेखों में इसकी चर्चा है, हुंडों की आक्रमण की चर्चा है, जिसमें उनको लिखा गया है कि ये आए थे ससुरा और पिटा उठा के चल गया। ठीक है, उसके बाद देखेंगे तो हुंडों को ये जूनागढ़ अभिलेख में एक वर्ड दिया गया कि मलेच्छ, यानी कि हुंडों के लिए पूछेगा एग्जाम में क्वेश्चन कि हुंड के लिए जूनागढ़ अभिलेख में किस शब्द का प्रयोग किया गया है, तो हुंडों के लिए जो शब्द प्रयोग किया गया उसको क्या कहते हैं, मलेच्छ कहते हैं। यानी हुंड इज इक्वल टू मलेच्छ, समझ कि नहीं समझ, यानी हुंडों को क्या कहा गया, मलेच्छ कहा गया। समझ कि नहीं समझ, हुंडों क्या कहा गया, मलेच्छ कहा गया। ठीक है, अब जो है हुंड को तो समझिए, हुंड क्या थे, बाहरी आक्रमणकारी थे, वो तो भारत के शासक थे नहीं। अब यहाँ तो बताएं क्या, गुप्त वंशों के बारे में खत्म किए कि गुप्त वंश क्या खत्म हो रहा है। ठीक है, लास्ट में विष्णुगुप्त जो थे अंतिम गुप्त वंश के अंतिम शासक थे, जिसको पिछले क्लास में भी बता चुका हूं, वो जो थे थोड़ा कमजोर पड़ना है। क्योंकि देखो कोई भी वंश है धीरे धीरे लास्ट में जाकर कमजोर होना ही पड़ता है, क्योंकि धीरे धीरे ऐसा क्या होता है कि किसी भी वंश का जो अंतिम जो शासक आता है अयोग्य हो जाता है, यानी कि बेकार हो जाता है। क्या हो जाता है, बेकार हो जाता है, वो उसमें योग्यता नहीं रहती है। तो क्या होता है, उन्हीं का सेनापति या उन्हीं के क्षेत्र में रहने वाले जो सामंत थे उस पर हावी बोल देते थे। तो गुप्तों के सामंत कौन थे, गुप्तों के सामंत थे पुष्यभूति वंश या वर्धन वंश, यही थे गुप्तों के सामंत। कौन थे, गुप्तों के सामंत थे पुष्यभूति वंश या वर्धन वंश के लोग जो थे वही थे गुप्तों के सामंत। और गुप्त किसके सामंत थे, तो गुप्त सामंत थे कुषाणों के। याद रखना, ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, पीजीटी टीजीटी जो एग्जाम होता है टीचर वगैरह का, जो सीटेट वगैरह एग्जाम होता है, उसमें सीटेट में तो क्या नहीं आता है ना, जो पीजीटी टीजीटी होता है ना, ये बहुत सारे बच्चे तो जानते ही नहीं क्या एग्जाम है। ठीक है, उसमें ये क्वेश्चन पूछा हुआ है कि जो गुप्त थे, गुप्त किसके सामंत थे, तो गुप्त थे कुषाणों के सामंत। और पूछ देगा कि पुष्य यानी गुप्तों के सामंत कौन थे, गुप्त थे कुषाणों के सामंत, और गुप्त के कौन सामंत थे, यानी गुप्त के आने वाला अगला जो है सामंत कौन था, तो यही पुष्यभूति वंश था, यही गुप्तों का सामंत था। ठीक है, तो यानी कि अब हम लोग गुप्त वंश समझ लिए लो, हुंडो बीच में घुस गया तो हुंडा आक्रमण उसको समझ लिए लो। अब आएंगे लोग पुष्यभूति वंश के बारे में। ये थोड़ा सा बड़ा चैप्टर है, इसी को पढ़ना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि इसमें हर्षवर्धन आएगा, और हर्षवर्धन के नाम जो बच्चे इतिहास कभी ना कभी एक बार पढ़ा होगा तो उसको पता होगा। ठीक है, तो क्या समझेंगे लोग, यहाँ पे पुष्यभूति वंश के बारे में जहां तक हो पाएगा उसको आज समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो पुष्यभूति वंश जो है
वर्धन वंश, इसको पुष्पभीति वंश को वर्धन वंश भी कहा जाता है। इसका नाम रट लो कि पुष्पभीति वंश या वर्धन वंश दोनों एक ही है, ठीक है। अब इसके संस्थापक कौन हो जाएंगे, तो संस्थापक जाहिर सी बात है यही हो जाएंगे, पुष्पभीति हो जाएंगे। पुष्पभूति ने पुष्पभूति वंश की स्थापना किया, ठीक है। अपनी राजधानी कहाँ रखा, राजधानी रखा थानेश्वर हरियाणा में। थानेश्वर कहाँ है, तो हरियाणा में है, वहीं पर राजधानी, यानी कि पूछेगा पुष्पभूति वंश की राजधानी कहाँ थी, तो थानेश्वर थी, हरियाणा में जो क्षेत्र है, ठीक है। अगला शासक इसका बन रहा है कौन, प्रभाकर वर्धन बन रहा है। प्रभाकर वर्धन क्या बन रहा है, अगला शासक बन रहा है। किसका अगला शासक, पुष्पभूति वंश या वर्धन वंश का अगला शासक बन रहा है। पहला तो उसी के नाम से पुष्पभूति, वही संस्थापक है, और इसका अगला शासक बन रहा है कौन, प्रभाकर वर्धन। प्रभाकर वर्धन का 3 गो लड़का, एगो बेटी 2 गो बेटा, ठीक है। एगो बेटी का नाम है राजश्री, एक बेटा का नाम राजवर्धन, एक का नाम हर्षवर्धन। अब ये तीनों का कहानी बड़ा ही मजेदार है, ध्यान देके दिमाग लगा के लोड करके एकदम कॉन्सेंट्रेट होकर देखो इसको। जो जो इधर उधर देख रहा है ये ध्यान दो बोर्ड की तरफ, बेहतर से समझो। यहाँ एक कहानी बताएंगे, अगर थोड़ा भी इधर उधर करोगे तो उधिया जाएगा दिमाग में से, ठीक है। तो देखो कौन किसको किससे मार रहा है, उस बहुत हौच पच होगा, देखना एकदम कॉन्सेंट्रेट करके देखना है, ठीक है। तो कौन है, राजवर्धन, जो अभी बताया कि राजवर्धन, उसके बाद राजश्री और हर्षवर्धन, 3 को बच्चा है किसके, प्रभाकर वर्धन के। प्रभाकर वर्धन कौन है, तो पुष्पभूति वंश या वर्धन वंश का शासक है, अगला शासक। तो इसमें 3 इसके बच्चे हैं, एक बेटी का नाम है राजश्री, बेटी को पहले निपटा देते हैं, उसके बाद दोनों बेटा को देख लेंगे। अब जो कैसे राजश्री का, जो राजश्री किसकी है, प्रभाकर वर्धन। अब इतना समझ जाओ, राजश्री, राजवर्धन और हर्षवर्धन तीनों क्या है, भाई बहन है ना जी। ये बहन हो गई, ये दोनों भाइयों के हुआ है कि नहीं। तो राजश्री के शादी हो रहा है गृहवर्मन से, और गृहवर्मन जो है कन्नौज का राजा है, यानी कि राजश्री का शादी हो रहा है गृहवर्मन से। गृहवर्मन जो है कन्नौज का राजा है, ठीक है, कन्नौज का राजा है। इसको क्या कर रहा है ससुरा, देवगुप्त नाम का शासक जो है, मालवा का शासक, ये मार देता है। जितना भी रेड कलर से लिखे है ना वो मर जाता है, क्योंकि रेड डेंजरस, ग्रीन कलर वाला जिंदा रहता है। समझ आए कि नहीं समझ आए। तो यानी कि गृहवर्मन जो है कौन है, राजश्री का पति है, और ये कन्नौज का शासक है। एकरा मार देता है कौन, देवगुप्त मालवा का शासक मार देता है। एकदम क्लियर करते, ध्यान से देखना। देवगुप्त जो है मालवा का शासक, इसको क्या करता है, मार देता है, ठीक है। अब मार देता है और इसको भी मारने आता है, यानी राजश्री को भी मारने आता है। तो राजश्री क्या करती है, भाग जाती है, कहाँ, जंगल में भाग जाती है, जंगल में भागकर छुप जाती है, वहीं कहीं पनाह ले लेती है, वहीं कहीं रहने लगती है, ठीक है। अब जो देवगुप्त मारा था गृहवर्मन को, तो अब खिसिया गया कौन, राजवर्धन। राजवर्धन जो था वो खिसिया गया। राजवर्धन क्या किया, देवगुप्त को मार दिया। कहा मार दिया, ये बोला कि हमारे जीजा जी को तुम मारा है, हम नहीं छोड़ेंगे तुमको। क्या किया राजवर्धन, देवगुप्त को मार दिया। अब जब देवगुप्त को मारा तो एकरो तो कोई ना कोई खानदान होगा जी। तो एक खानदानवा का था एक शशांक, जो इसको मानता था। शशांक था बंगाल का शासक, और ई कहाँ का था, ई था मालवा का शासक, ठीक है। तो बंगाल का शासक जो था शशांक, वो खिसिया गया, बोला कि काहे मारा है हमारे भाई को, यानी उसी का दोस्त यार था देवगुप्त। तो शशांक का क्या किया, राजवर्धन को मार दिया। शशांक क्या किया, राजवर्धन को मार दिया। क्या किया, राजवर्धन को निपटा दिया, ठीक है। और यही जो शशांक था, ये ससुरा बहुत ही खतरनाक था, बौद्ध विरोधी था, यानी बौद्ध धर्म को ये भी नहीं मानता था, इसी की तरह घुंडों की तरह ये भी था शशांक। अब शशांक मार दिया राजवर्धन को, अब आया हर्षवर्धन। हर्षवर्धन बोला कि एगो तो हमारा जीजा जी को मार दिया लो, एगो हमारा भाई गया बदला लेने के लिए, ओकरो मार दिया लो, अब हम तुमको नहीं छोड़ेंगे। तो हर्षवर्धन क्या किया, शशांक को निपटा दिया। हर्षवर्धन बहुत ही प्रतापी शासक, बहुत ही अच्छा शासक था, वो बहुत ही ज्यादा मतलब बलशाली था। वो क्या किया, इन सबको मारकर खत्म कर दिया, ठीक है। इधर तो ऑलरेडी इसका भाई मरिए गया था, और उससे पहले इसका जीजाजी मरिए गया था, बहन भाग गई थी जंगल में। अब सबसे पहला काम बनता था हर्षवर्धन का कि बहन के बारे में पता लगाए, चाहे उस जो क्षेत्र है जो बच गया है उसको हड़प ले। लेकिन हर्षवर्धन दिल का बहुत ही अच्छा था, वो क्या किया, सबसे पहले अपनी बहन का पता लगवाया। एक दिवाकर नाम का बौद्ध भिक्षु था, उसको बोला कि जाकर तनी पता करो कि मेरी बहन कहाँ भाग गई है, डर के मारे उसको बताओ कि सबको मार उड़ के खत्म कर दिया, उसको डरने की जरूरत नहीं है, वो वापस आ जाए, ठीक है। तो दिवाकर नामक और बौद्ध भिक्षु गया जंगल में, खोजा तो उसकी बहन की मिल गई, उसकी बहन, और उसको लेकर आया। और लेकर जब आया तो हर्षवर्धन खुद क्या किया, वहां का शासक यानी कन्नौज का ही था ना जी, कन्नौज में ना बियाह हुआ था, यानी कि उसकी बहन के शादी कन्नौज में हुआ था। कन्नौज के शासक कौन था, गृहवर्मन, जिसको पहले ही देवगुप्त मार दिए थे। तो कन्नौज में क्या हुआ, हर्षवर्धन अपनी बहन के घर रह गया, और अपनी बहन के जो क्षेत्र था उस पर कब्जा नहीं किया,
खुद अपनी बहन को शासक बना दिया और उसका संरक्षक बनकर आया, यानी उसका बॉडीगार्ड के रूप में शासन किया। जब तक उसकी बहन जिंदा रही, मर नहीं गई, तब तक वो वहीं पर उसी का संरक्षक रहा। यानी कि वो हड़पना नहीं चाहता था, वो दिल का बहुत ही अच्छा था, यानी कि बहुत अच्छा शासक मान के चलो। तो हर्षवर्धन एक सही शासक था, है ना। तो वो अपनी बहन का जो राजतंत्र है उसको हड़पा नहीं, ना ही अपने भाई का राजतंत्र लिया। वो अपने बहन की रक्षा करने के लिए हमेशा कन्नौज में रह गया, ठीक है। अब जो हर्षवर्धन के बारे में है, हर्षवर्धन के दरबार में बहुत सारे कवि थे, खुदे हर्षवर्धन कवि था। हर्षवर्धन खुदे दो चार गो बुक लिखा है, ये बहुत ज़्यादा ज्ञानी था, विद्वान था बहुत ज़्यादा। जाहिर सी बात है, जो पढ़ा लिखा ज़्यादा आदमी रहेगा, हो सकता है देखो, पढ़ा लिखा आदमी 90% आदमी अच्छे रहते हैं, 10% जो है जो कुछ ज़्यादा ही पढ़ लेते हैं, तो कुछ ज़्यादा ही एटीट्यूड आ जाता है, घमंड ज़्यादा आ जाता है। तो ऐसा कोई बात नहीं है, ठीक है। तो हर्षवर्धन क्या था, बहुत ज़्यादा ज्ञानी व्यक्ति था, ठीक है। तो इसके बारे में नेक्स्ट क्लास में पढ़ा जाएगा, क्योंकि ज़्यादा पढ़ा जाएगा तो ज़्यादा कन्फ्यूजन ज़्यादा होने लगेगा, ठीक है। कहानी की तरह एकदम बेहतर तरीके से समझने चलना है। जहाँ भी किसी भी तरह का आपको डाउट हो रहा होगा, पूछते चलना है कि यहाँ पे डाउट हो रहा है, उसको नेक्स्ट क्लास में जरूर बताया जाएगा, ठीक है। जहाँ कम से कम समझ आया कि नहीं, ये कौन किसको मारा, एक बार फिर से ध्यान देकर समझ लो। 1 मिनट के लिए फिर से बता रहा हूँ, क्योंकि दोबारा नहीं बताऊंगा, क्योंकि यहाँ अगर कन्फ्यूजन होगा तो कभी याद नहीं होगा, ठीक है। क्या इसीलिए मैं बार बार यहाँ पे रेड कलर से लिख दिया हूँ, और वो इसीलिए बोल रहा हूँ जो रेड कलर का वाला है, और ये जो मार्क लगाते हैं ऐसे वाला, ऐसे मतलब क्रॉस वाला, यानी कि मतलब वो मर गया, वो शासक मर गया, ठीक है। इसीलिए मैं क्रॉस वाला मार्क लगा देता हूँ कि अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना होगा या आपको नोट्स वगैरह बनाना होगा कॉपी में, तो उसी हिसाब से बनाइएगा, ताकि बेहतर तरीके से समझ आ सके, ठीक है। तो राजश्री का पति क्या था, ग्रहवर्मन। इसको कौन मार देता है, देवगुप्त, जो मालवा का शासक है, ठीक है। अब ग्रहवर्मन यानी मर जाता है, तो जाहिर सी बात है, जो उसका साला है राजवर्धन, यानी राजश्री का जो भाई है, वो अपने जीजा का बदला लेने के लिए क्या किया, देवगुप्त को मार दिया। और देवगुप्त का जो दोस्त था शशांक, वो क्या किया, राजवर्धन को मार दिया, ठीक है। अब शशांक मार दिया राजवर्धन को, अब आया हर्षवर्धन। हर्षवर्धन अपने भाई का, अपने बहनोई का, दोनों का बदला लिया, शशांक को मार दिया, और राजश्री भाग गई थी, तो उसका पता लगवा दिया हर्षवर्धन ने, ठीक है। तो यहाँ जो गुप्त जो बचा था उसको समझ ले लो, हुंडो के बारे में समझ ले लो, और जो पुष्पभीति वंश या वर्धन वंश में समझ ले लो, बच गया। अब हर्षवर्धन के बारे में पढ़ना, हर्षवर्धन के बारे में थोड़ा सा डिटेल में पढ़ लेंगे, क्योंकि हर्षवर्धन से कभी कभी एग्जाम में क्वेश्चन पूछ देता है, और पूछे ना पूछे, लेकिन हम लोग को तो कहानी जानना जरूरी है। ऐसे भी आपको जो बच्चे मैं बोल रहा हूँ, जो दिलचस्पी ले रहे होंगे, जिसको ये इतिहास जो इंटरेस्टिंग लग रहा होगा, उसको अभी मजा आ रहा होगा कि हर्षवर्धन के बारे में जाने कि कैसा शासक था, क्या क्या किया और क्या क्या किया, ठीक है। ये सब चीजें जो है ना, जब तक इंटरेस्ट नहीं जगेगा तब तक इतिहास समझ नहीं आएगा, ठीक है। तो दूसरे क्लास में मिलेंगे लोग, जो भी टॉपिक आएगा, जिस तरह के इसके बारे में जो भी पढ़ा जाएगा, जब भी समय मिलेगा फिर से बनाया जाएगा वीडियो, तो फिर से नेक्स्ट टॉपिक मिलेंगे लोग। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, जय हिंद, जय भारत।